वेलकम, स्वागत है आपका द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। हम जैसा कि आपको पता है कि हम एक फ्री बैच चला रहे हैं नेट जेआरएफ कॉमर्स के लिए। यूनिट 1 हम काफ़ी दिन पहले शुरू कर चुके हैं, पहले 2-3 वीडियोस आ चुकी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है इंटरनेशनल बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके नेचर, उसकी इंपॉर्टेंस, ये सब हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है जो आप ज़रूरी समझे तो पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? देखिए, आप कॉमर्स से रिलेटेड हैं तो बिजनेस एक ऐसा टर्म है जो आपको समझाने की ज़रूरत तो नहीं, वो तो आप जानते हैं बिजनेस का मतलब क्या होता है। अगर आपको 3 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में बिजनेस समझना हो तो आपको बस इतना समझना है कि बिजनेस का मतलब होता है, एक तो आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, दूसरा एक्सचेंज कर रहे हैं या तो गुड्स या तो सर्विस, या तो गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं या तो सर्विस को एक्सचेंज कर रहे हैं, और थर्ड पार्ट होता है कि ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार मोबाइल बेचा और आप कहें कि आप मोबाइल का बिजनेस करते हैं, तो ऐसा नहीं। आपका वो काम रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और एक्सचेंज होना चाहिए। ये तो हो गई बिजनेस की बात। अब इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? इंटरनेशनल का मतलब कोई भी चीज़ होती है जो डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री से बाहर जाए, उसे इंटरनेशनल कहते हैं। मतलब आपका इंडिया में बिजनेस है, जब तक आपका इंडिया में बिजनेस है इट इज़ ओके। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि आप अपने इंडिया के बिजनेस को बाहर भेजें, आप उसे यूएसए लेकर के जाएं, आप उसे यूके लेकर के जाएं, या आप उसे चाइना लेकर के जाएं, कहीं भी लेके जाना चाहें, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। जब एक कंट्री से ज़्यादा में आप ट्रेड करते हो, ज़्यादा में बिजनेस करते हो, वो गुड्स और सर्विसेज दोनों का हो सकता है, मर्चेंडाइज का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी होता है, तो उसे बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। आइए देखते हैं इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। इंटरनेशनल बिजनेस इज, यहाँ पे होना चाहिए, ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस टू प्रमोट द ट्रांसफ़र ऑफ, किसके किसके लिए? गुड्स का अगर आप ट्रांसफ़र करते हो, सर्विसेज का, रिसोर्सेज का, या पीपल का, या आइडियाज़ का, या टेक्नोलॉजी का, ये सब कुछ क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस है। कब? जब आप इसे करते हो अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स एट अ ग्लोबल और ट्रांजैक्शनल लेवल। जब आप इसे नेशनल बॉर्डर पे, ग्लोबल लेवल पे करते हो, नेशनल बॉर्डर से बाहर करते हो, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस रिफर्स टू द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और नॉलेज और टेक्नोलॉजी कैपिटल, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब जो आपकी डोमेस्टिक बाउंड्री है ना, जो डोमेस्टिक बाउंड्री से जब आप बाहर जाते हो, जहाँ भी इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री लगती है, जब आप उससे बाहर जाते हो तो इंटरनेशनल बिजनेस हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। क्यों करें इंटरनेशनल बिजनेस? देखिए, अब सिंपल सी बात करिए, बिजनेस पे अभी हमने बात की तो बिजनेस में हमने ये समझा कि बिजनेस जो करते हैं वो प्रॉफिट मोटिव से करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो प्रॉफिट तो हमें बिजनेस में हो रहा है, तो हम इंटरनेशनल बिजनेस क्यों करें? बाहर जाएंगे, अगर हम इंडिया से बाहर जाएंगे तो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, नए नियम कानून होंगे, और ज़्यादा कई एक्सटर्जेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा लगेंगे, तो करना क्यों है? तो जाहिर सी बात है कि देखिए, इंडिया का मार्केट, अगर इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है और किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप मान लीजिए कि 50% या बहुत ज़्यादा हो गया तो 40-50% आपकी कस्टमर बेस है, तो यहाँ पे मार्केट आपकी जो है वो 60 to 70 करोड़ में ख़त्म हो जाती। क्या आप चाहेंगे कि आपकी मार्केट हमेशा इतनी ही रहे? हालांकि 60-70 करोड़ इज़ अ गुड नंबर, आप यही विदेशों में बात करें तो और छोटा नंबर होता है, पर एज अ बिजनेस आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारी मार्केट हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सको, ज़्यादा से ज़्यादा गुड सेल कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सको। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। पहला है प्रॉफिट एडवांटेज। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज द प्रॉफिट एडवांटेज। इट कैन बी मोर प्रॉफिटेबल दैन डोमेस्टिक। कई बार क्या होता है, जो चीज़ें आपके यहाँ प्रॉफिटेबल होती हैं वो बाहर जाकर के और प्रॉफिटेबल हो जाती हैं। जैसे आपके यहाँ मैंगो बिकता है, आप महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ का अल्फांसो मैंगो, जिसको हापुस कहते हैं, वो आम बहुत मशहूर है। आप यूपी की बात करें तो यहाँ का दशहरी बहुत मशहूर है। ऐसे बहुत सारे मैंगो वेराइटीज़ हैं जो मशहूर हैं, लेकिन जो मैंगो का रेट आपको इंडिया में मिलेगा उससे 10 to 20 टाइम्स आपको रेट मिलेगा बाहर, यूएसए, यूके, जब आप लेकर के जाएंगे अपने सामान को। तो ये प्रॉफिट एडवांटेज होता है, जहाँ पे आप उसी प्रोडक्ट को एक बेहतर प्राइस पे बेच सकते हो, तो आपको प्रॉफिट में एडवांटेज होता है। उस रेट से जो आपको डोमेस्टिक कंट्री में प्रॉफिट मिल रहा है उससे एक तो ज़्यादा मिलेगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, प्लस आपका प्रॉफिट रेट भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। जाहिर सी बात है, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड कर रहे हो तो ग्रोथ होगा ही होगा। इनॉर्मस ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ मैनी फॉरेन मार्केट्स विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन कंपनीज। एक बार आप किसी तरह से इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर हो गए, फिर क्या करोगे? आप अलग अलग कंट्रीज़ में जाने के लिए तो आपके पास 200+ कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में। एक बार आप इंटरनेशनल मार्केट में जैसे ही एंटर हो जाते हो तो लगभग हर कंट्री को आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे आज व्हाट्सएप देख लीजिए, व्हाट्सएप लगभग दुनिया के हर देश में, अगर चाइना वगैरह 2-4 कंट्रीज़ को छोड़ दे तो लगभग दुनिया के हर देश में, मेटा का नेटवर्क हर देश में है। तो इस तरह से एक बार अगर आपको मौका मिलता है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होने का, तो आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। प्लस
हेल्प्स इन रिमूविंग डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट्स का मतलब आसान भाषा में समझे तो जो दिक्कतें आने वाली हैं, जो प्रॉब्लम होती हैं डोमेस्टिक मार्केट में, उससे बचाता है। इट हेल्प्स इन रिमूविंग अराइजिंग फ्रॉम द स्केल इकोनॉमीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट क्या हो सकता है। मान लीजिए इंडिया में लेबर बहुत सस्ता है, आप कोई काम करना चाहें तो यहाँ पे आपको लेबर सस्ते में मिल जाएगा, पर जब मशीन की बात करेंगे तो मशीन की कॉस्ट इंडिया में बहुत हाई है। तो या कई चीज़ों के लिए तो आपको इंडिया में टेक्नोलॉजी या मशीन मिलेगी ही नहीं। तो जब आप क्या करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, या यूएसए की बात करें, अगर इसका रिवर्स बात करें तो वहाँ मशीन बहुत ईजिली अवेलेबल है पर लेबर बहुत महंगा है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में आपको क्या बेनिफिट होता है? एक तो आप पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहे हो, तब आप पूरी दुनिया से जब ट्रेड कर रहे हो तो पूरी दुनिया में प्रोडक्शन भी कर सकते हो। आपका इवेंचुअली ऑफिस यूएसए में है, लेकिन आप प्रोडक्शन के लिए चीप लेबर के लिए या तो इंडिया आ जाते हो या तो चाइना चले जाते हो। यहाँ पे आपने प्रोडक्शन अपना यूनिट लगा दिया, इससे क्या होगा, आपको लेबर आपने वहाँ से ली जहाँ से लेबर सस्ती, टेक्नोलॉजी वहाँ से ली जहाँ टेक्नोलॉजी सस्ती, रॉ मटेरियल आपने वहाँ से उठाया जहाँ वो सस्ता है। तो अल्टीमेटली आपको क्या होगा, जितने भी डोमेस्टिक मार्केट के कंस्ट्रेंट्स होंगे उन सबसे आप निकल जाएंगे, आपको ओवरऑल एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, जब भी कोई कंट्री ट्रेड करना चाहती है दूसरी कंट्री से, जैसे आप मान लीजिए आपके यहाँ ऑफिशियल करेंसी रुपीज़ है, कहीं येन है, कहीं पे ये करेंसी येन होगी, कहीं पे डॉलर है, सब जगह करेंसी अलग अलग है। पर जब इंटरनेशनल करेंसी की बात करें तो डॉलर्स है। तो जब आप किसी भी देश के बीच में ट्रेड होना चाहते हैं, जैसे रशिया से इंडिया ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा, तो या किसी और देश से हमने कोई सामान खरीदा, तो वो ट्रेडिंग सारी किस में होती है? इंटरनेशनल करेंसी में होती है, यानी हमारे डॉलर्स में होती है। तो जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो आप अपने देश में फॉरेन एक्सचेंज लाते हो, आप कुछ सामान बेचोगे, वहाँ से डॉलर्स लाओगे तो आपके देश के पास आएंगे। तो अल्टीमेटली आप क्या करते हो, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में भी हेल्प करते हो अपनी इकोनॉमी को। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, आपके पास बढ़िया लेबर है, आपके पास बढ़िया मशीन है, बढ़िया रॉ मटेरियल है, पर क्योंकि आप एक ही डोमेस्टिक मार्केट तक कंस्टेंट हो, मान लीजिए जब छोटी सी कंपनी हो किसी छोटे से देश की, जैसे श्रीलंका हो गया या नेपाल हो गया या इटली हो गया, जहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है, तो आपके पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, पर सिर्फ अगर आप उसी कंट्री तक सीमित रहेंगे तो क्या होगा कि आपको रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट होंगे, पूरे यूज़ नहीं हो पाएंगे। वहीं जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हैं तो आपके पास जितना भी रिसोर्स होगा उसके यूज़ होने का पूरा चांसेस होगा। प्लस टू स्प्रेड बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क बढ़ता कैसे? जैसे जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, अलग अलग जगहों पे होनी चाहिए। वैसे ही अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको क्या करना चाहिए कि आपने एक मान लीजिए इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने चाइना में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने यूएसए में इन्वेस्ट कंपनी है आपकी कंपनी रशिया में। अब यहाँ क्या हुआ, रशिया में भले वॉर हो गई, आपकी कंपनी लॉस में चल रही है, लेकिन क्योंकि आपके पास 3 कंट्रीज़ और हैं जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली अभी स्टेबल हैं, तो क्या है, आपका रेवेन्यू ठीक रहेगा। आपको ओवरऑल अगर मान लीजिए केवल आप रशिया में होते या आप केवल इजराइल में होते जहाँ इस समय वॉर चल रही है, तो आपकी कंपनी की भी इकोनॉमी खराब हो जाती है, आपकी कंपनी का भी पूरा बैलेंस शीट बिगड़ जाता। ठीक है। टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखिए आप बात करते हैं ना इंडिया में बार बार कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, आपकी गवर्नमेंट कहती है हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट तो सामान बेचना शुरू नहीं करती कि अल्टीमेटली सामान तो कंपनीज को बेचना है। तो जब आप कोई भी ऐसा काम करते हो ना जिससे आप एक्सपोर्ट करते हो या फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के आते हो, फॉरेन एक्सचेंज लेकर के आते हो या सामान बाहर भेजते हो, तो ऐसी चीज़ों को गवर्नमेंट प्रमोट करती है। और गवर्नमेंट प्रमोट करेगी तो आपको बेनिफिट देगी, टैक्स बेनिफिट देगी, कुछ फैसिलिटीज़ देगी, कुछ कंसेशन देगी, कुछ सुविधा उपलब्ध करा करके देगी, कुछ फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके लिए ईजी बनाएगी। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है। आप इंटरनेशनल बिजनेस इसलिए भी करना चाहते हो कि जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो गवर्नमेंट मेरे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देगी, तो अभी जो मैं ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहा था या ज़्यादा स्पेन लेना पड़ रहा था वो कम हो जाएगा। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की। पहला एक स्कोप है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में। मतलब मर्चेंडाइज का मतलब आपको आसान भाषा में समझना है, गुड्स, सामान, ऐसे गुड्स जो कि टेंजिबल हो, जिसे आप छू सकते हो, ऐसी चीज़ें जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो होते हैं गुड्स। जब आप उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहो तो हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस में आप मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, क्या केवल गुड्स होती हैं, केवल मर्चेंडाइज होता है? नहीं, आप सर्विसेज को भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो। ठीक है। जैसे टूरिज्म सर्विस है, ट्रैवल सर्विस है, ट्रेनिंग सर्विस है, ये सब क्या कर सकते हो आप। आपको मान लीजिए आपको अपनी कंपनी के लिए बेहतरीन एम्प्लॉय चाहिए, तो कोई टेक्नोलॉजी है जो बाहर से बेहतर सीखी जा सकती है, कोई सॉफ्टवेयर है जो आप सोचते हो कि नॉर्वे में बढ़िया सिखाया जा सकता है या स्कैंडिनेवियन कंट्री में बढ़िया सिखाया जा सकता है, तो आपने अपने लोगों को वहाँ भेज दिया वो चीज़ लर्न करने के लिए या वो स्किल सीख करके आने के लिए। वहीं टूरिज्म इंडस्ट्री है, अगर आप बाहर में टूरिज्म का काम करना चाहो, वहाँ पे आप लोगों को फ्लाइट अरेंज करके देते हो, बाकी सारी फैसिलिटी देते हो, तो क्या आप उनको कोई गुड दे रहे हो, कोई सामान दे रहे हो ऐसा जो छू सके? नहीं, आप केवल उनको एक्सपीरियंस दे रहे हो, केवल उनको वो काम करके दे रहे हो। तो जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं सर्विसेज।
जब टेंजिबल ना हो ना, जैसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर अल्टीमेटली आप उनकी कुछ हेल्प कर रहे हो, दैट इज सर्विसेज, उसे सर्विसेज कहते हैं। तो आप सर्विसेज में भी, इंटरनेशनल बिजनेस सर्विसेज में भी काम करता है, ठीक है। अब तरीके हैं देखिए इंटरनेशनल बिजनेस के, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग, जैसे हम गुड्स और सर्विसेज करते हैं ना, उसी में लाइसेंसिंग का मतलब ये होता है कि समझ कोई कंपनी है एक्स, ठीक है, ये ट्रेड कर रही है, अब ये जो सामान बनाती है, ये बनाती, मान लीजिए ये बॉक्स बनाती है, इस बॉक्स का क्या डिज़ाइन होगा, क्या कलर होगा, इसका पूरा कॉपीराइट, पूरा ट्रेड, पूरा पेटेंट इसके पास है। इसका मतलब दुनिया में इसके अलावा ये बॉक्स कोई नहीं बना सकता। अब इनको इंटरनेशनल बिजनेस करना है, तो इसका एक तरीका ये होता है कि एक तो या तो ये खुद चले जाएं, दूसरा एक तरीका होता है लाइसेंसिंग। क्या होता है लाइसेंसिंग? उसमें क्या है, एक्स ने क्या किया, यूएसए में मान लीजिए इनको जानना था, तो इन्होंने यूएसए की कंपनी है वाई, उससे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, वाई से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, और उसे क्या किया, 10 साल के लिए या किसी भी टाइम ऑफ पीरियड के लिए कहा कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, हम आपको परमिशन देते हैं कि ये बॉक्स आप बनाओ और यूएसए में बेचो। अच्छा, कोई कंपनी ऐसा क्यों करेगी, अपना राइट क्यों देगी? इनसे क्या करेंगे, खुद जाते हैं तो इनको सेटअप करने में एक्सपेंस लगता है, बाकी खर्चे आते हैं, उसके बदले ये क्या करेंगे, कहेंगे आप मेरा करो, आप मुझे क्या करना, थोड़ी फीस दे देना, मे बी 40% 50% आप मुझे जो रेवेन्यू होगा उसकी फीस चाहिए होगी, तो लाइसेंसिंग के बदले में फीस मिल जाती है। सेम काम आपने फ्रेंचाइजिंग भी सुना होगा, फ्रेंचाइजिंग भी सेम ही चीज़ है जैसी लाइसेंसिंग है, बट लाइसेंसिंग गुड्स के लिए होती है, प्रोडक्शन के लिए होती है, और जो फ्रेंचाइजिंग वाला काम है वो किसके लिए होता है, सर्विसेज के लिए होता है। जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए फ्रेंचाइजिंग होता है, कई बार कॉम्बिनेशन के लिए भी होता है। अब बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। एक और तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस का कि हमें कोई काम नहीं करना, ना हमें प्रोडक्शन करना है, ना हमें अपने प्रोडक्ट का लाइसेंस देना है। तरीका ये होता है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई कंपनी यूएसए में काम कर रही है, जैसे हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही हम जीडीआर वगैरह के थ्रू हम क्या करते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। या यूएसए वाले हैं, वो इंडिया की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ से प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। तो ये भी एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का तरीका है। एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल रिटर्न, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फॉर एक्सचेंज फॉर फाइनेंशियल रिटर्न आपको मिले। इंटरनेशनल बिजनेस की ये ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हमने पढ़ लिया। लेकिन क्यों इंटरनेशनल बिजनेस इंपॉर्टेंट है? देखिए, कोई चीज़ आपके नेट के सिलेबस में आ रही है, इसका मतलब कॉमर्स में से इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, तो क्यों हम इंटरनेशनल बिजनेस को इंपॉर्टेंट मान रहे हैं? तो कुछ हम इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, वही जो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, फॉरेन एक्सचेंज कमाता है। किसी भी देश की वर्थ जो होती है ना, उसके पास फॉरेक्स का रिजर्व कितना है, इससे देखी जाती है। अगर आपके पास फॉरेक्स का रिजर्व है तो आप डिफेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, सामान मंगा सकते हो, आप टेक्नोलॉजी मंगा सकते हो अपने देश में, और आप बाकी गुड्स और सर्विसेज भी अपने देश में मंगा सकते हो। अगर ये फॉरेक्स नहीं है तो आपके पास कितना भी पैसा आपकी करेंसी में हो, आप सामने वाले से सामान नहीं मंगा सकते। और जब आप डिफेंस नहीं मंगा पाओगे, टेक्नोलॉजी नहीं मंगा पाओगे, या कोई सामान नहीं मंगा पाओगे, तो आप अल्टीमेटली लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा पाओगे अपने लोगों का, आप ग्रो नहीं कर पाओगे एज अ कंट्री। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो ये है कि फॉरेन एक्सचेंज कमा करके देता है, इसीलिए गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करती है। एक्सपोर्ट्स एंड गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट हेल्प्स टू अर्न वैल्यूबल फॉरेन एक्सचेंज विच मेक्स द बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल। और जब जाहिर सी बात है, जब आप फॉरेन एक्सचेंज लाते हो तो उसका रेट आपकी वैल्यू के, रुपये की वैल्यू के अलावा बहुत ज़्यादा है। जब आप $10 भी लेके आते हो तो यहाँ के हिसाब से 800 रुपये हो जाते हैं, तो आपको कमाई में भी आसानी होती है। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हैं, ऑप्टिमली यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स हम बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे, हम बहुत बड़े स्केल पे गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सामान को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, अगर वो पहले कुछ बच रहे थे या कुछ वेस्ट होने के चांसेस थे, जब हम इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, पूरी तरह से यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, एक बात हमने और की थी बिजनेस रिस्क को स्प्रेड करने की। पता है कि किसी कंट्री का मार्केट अगर वोलेटाइल हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, अपने बिजनेसेस को बांट दूंगा, 2 4 5 कंट्रीज़ में क्या करूंगा आपका, मान लीजिए मैंने एशिया में 2 4 कंट्रीज़ में लगाया, यूरोप में भी पैसा लगाया है मैंने, नॉर्थ अमेरिका में भी पैसा लगा रखा है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी लगा रखा है। इससे क्या होगा कि मेरा बिजनेस रिस्क स्प्रेड रहेगा। तो मुझे अगर पता है कि कोई मार्केट वोलेटाइल है, कल जाकर के वहाँ लॉसेज हो सकते हैं, तो मैंने क्या कर रखा है, अपने बिजनेस इसको मैनेज कर रखा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर कोई मेरा मार्केट एक वोलेटाइल भी हो रहा है, उस लॉस को मैं दूसरी जगह पे प्राइस बढ़ा करके या सेल करने का तरीका बढ़ा करके या सेल वॉल्यूम बढ़ा करके उस लॉस को मैं बैलेंस कर सकता हूँ। ठीक है, और बात करें इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। कैसे? हाई ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि दे विल नॉट बी एबल टू फेस द कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट, सो दे यूज ऑल मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। देखिए, जब आप एक छोटे से मार्केट में काम करते हो, जब आप कोई छोटी सी चीज़ करते हो, जैसे आप जब अपना 11th-12th का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो क्या आपको उतनी चिंता थी जब आप जितनी आज आपके काम पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के नाम पे होते, जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हो इसके नाम पे है? क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपका टारगेट केवल होना था नंबर लाना, पास होना, कोई कंपटीशन जैसी चीज़ नहीं थी। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 1,000 बच्चे पास होंगे। अगर बोर्ड में ऐसा होता कि केवल 10,000 बच्चे कॉमर्स से पास होंगे, तब आपको पता होता कि कंपटीशन क्या होता है। आपको पता है कि आप अगर अपना सही लिखेंगे तो आप पास होंगे।
लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बात करते हैं तो यहाँ बात होती है बाकियों से ज़्यादा लाने की। अगर ऊपर के 600 बच्चे नेट में सेलेक्ट होने, 500 बच्चे नेट में सेलेक्ट होने, तो उतने ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना अच्छा पेपर करके हैं। अगर आपसे अच्छा 600-500 लोगों ने कर दिया तो उनका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। इसी को बोलते हैं। तो आपको क्या पता है फिर, अगर आप, इसीलिए आप क्या करो, 6 महीने पहले से तैयारी करो, रेगुलर वीडियोस देख रहे हो। अभी यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप अपने अटेम्प्ट को लेके, अपने प्रिपरेशन को लेके काफ़ी सीरियस हो, ठीक है। तो यही होता है इंटरनेशनल मार्केट में। आपको पता है कि लोकल मार्केट में तो मैं कैसे भी चल जाऊंगा, लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हो तो आपको पता है वहाँ बड़े ब्रांड्स हैं, गूगल, यूट्यूब, इस तरह के ब्रांड्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट। आपको इनसे कम्पीट करना है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जानते हैं तो उसके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो जब उनसे कम्पीट करना है तो आपको एफिशिएंट होना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप एफिशिएंट होना चाह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर आप एफिशिएंट नहीं होंगे आप चल नहीं पाएंगे, आपकी मैनेजमेंट टेक्निक्स पुरानी होंगी, मॉडर्न नहीं होंगी, तो आप चल नहीं पाएंगे, प्लस आप लॉसेज इनकर करेंगे। गेट बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, फिर वही बात जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में पढ़ी थी कि बहुत सारी बेनिफिट लेने में, बहुत सारी कंसेशंस लेने में, बहुत सारी फैसिलिटीज़ को लेने में हमको ये मदद करता है, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो अ कंट्री में इम्पोर्ट थिंग्स विच इट कैन नॉट प्रोड्यूस। सबसे बड़ा फ़ायदा, आपके यहाँ कोई चीज़ बनती ही नहीं है। मान लीजिए इंडिया, तो आप जब इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत बढ़िया कंट्री है। आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड भी है, आपके पास माउंटेन भी है, आपके पास समुद्र भी है, नदियाँ भी है, तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई लैंड लॉक कंट्री है जहाँ पे मरीन लाइफ वाली अगर किसी को फिशेस चाहिए तो वहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो लैंड लॉक्ड है, वहाँ खाली नदी होगी। या कोई ऐसी कंट्री है जैसे कि साउथ, ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं जो कि कम्प्लीटली बैरन है, वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होगा, तो उनको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कहीं से, यूक्रेन, रशिया, इंडिया, चाइना, कहीं से तो मंगाना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं डिपेंडेंसी। तो आपका सबसे बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस से फ़ायदा ये होता है सारी कंट्रीज़ को, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन पर जोर दिया जाता है कि जो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो आपके यहाँ नहीं मिल सकता, वो चीज़ें आप मंगा लेते हो, ठीक है। Benefit to consumer. Import and export of different countries provides opportunities to consumer and buy and consume those goods which cannot be produced in their own countries. They therefore get diversity in choices. जाहिर सी बात है, जब आपके किसी भी कंट्री में ज़्यादा ब्रांड्स होंगे, ज़्यादा इंटरनेशनल कंपनियाँ, आज आप अगर आप कपड़े की, क्लॉथिंग इंडस्ट्री की बात करें या आप जूतों की इंडस्ट्री की बात करें, तो आपको पता है बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स भी हैं और बहुत सारे विदेशी ब्रांड भी हैं। आपको पीटर इंग्लैंड मिल जाएगा जो कि इंडियन ब्रांड भी है, उसके बाद आपको बहुत सारे विदेशी ब्रांड्स भी मिल जाएंगे, रीबॉक भी मिल जाएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे, एडिडास मिल जाएगा। ये क्या करते हैं, आपको वही क्लॉथ प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन आपके पास क्या होगी, वैरायटी ऑफ चॉइसेस होंगी। तो कंज्यूमर को फायदा होता है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी, बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिल जाते हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस, मान लीजिए इंडिया है, इसके यहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो हम कितना कंज्यूम कर ले जाएंगे, जो बचेगा या तो वो वेस्ट होगा। उससे बेहतर क्या होता है कि हम उस चीज़ को आगे डिफरेंट कंट्रीज़ को दे दें जिनके पास नहीं है, उसके बदले हमें पैसा मिलेगा, उस पैसे से हम वो चीज़ें ले सकते हैं जो हमारे पास है। जैसे लेबर हमारे पास बहुत है, तो क्या करते हैं लोग, बाहर जा करके नौकरियाँ लेते हैं, बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है कि अगर यहाँ पूरी रहेगी तो वेस्ट हो जाएगी। यहाँ तो कुछ लोगों को नौकरी मिलेगी, कुछ को नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो बाहर जाकर के कमाते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो यूएसए की हैं, वर्क फ्रॉम होम आपको यहीं बैठे बैठे देती हैं। तो आपको फ़ायदा क्या है कि आपको जॉब मिल जा रही है, उनका फ़ायदा क्या, आपको कंट्री का फ़ायदा क्या कि आपके पास जो सरप्लस थी, जो चीज़ एक्स्ट्रा थी, उसके बदले में उसे पैसा मिल रहा है, फॉरेक्स कमा रहे हैं। फॉस्टर इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए किसी भी देश से, ये बहुत अच्छी बात है, आपको समझना पड़ेगा, पॉलिटी यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो आपकी इकोनॉमिक्स से मिक्स हो रही है, ये दोनों बराबर हो रही है। कैसे? अगर आपके किसी भी देश से ट्रेड अच्छे हैं, देखिए आज के टाइम पे सब कुछ पैसा है, सब कुछ मॉनेटरी फोकस, सब कुछ फोकस किस पे है, मनी पे है, मॉनेटरी फोकस है ना। तो अगर आपका किसी भी ट्रेड से ट्रेड अच्छा है तो वो देश आपके फेवर में रहेगा ज़्यादातर। यूएसए, रशिया इंडिया के फेवर में क्यों रहते हैं? दोनों लोग चाह रहे हैं इंडिया से बन के चले। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस है। इसका मतलब बहुत बड़ा मार्केट है उनके कंज्यूमर, उनके ब्रांड्स के लिए, उनके कंज्यूमर्स के लिए, उनके प्रोड्यूसर्स के लिए, सॉरी, बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। तो कोई भी चाहता है कि इतनी बड़ी मार्केट में हमारा कंट्रोल बना रहे। इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया के सारे देश इंडिया से थोड़ा न्यूट्रल रहना चाहते हैं, मतलब कोशिश नहीं करते कि बिगड़े। अब जब बिगड़ जाए तो बात अलग है। तो इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है, पीस फॉस्टर होती है, गुडविल बनती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है नेशंस के बीच में, ठीक है। reduces trade fluctuation by making the size of market large with large supplies and extensive demand. International trade reduces trade fluctuation। जाहिर सी बात है। अब मान लीजिए कोई मार्केट है, ट्रेड फ्लक्चुएशन कैसे कम हो जाती है? जब मार्केट साइज बहुत बड़ा हो जाता है, प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बायर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर किसी एक कंट्री में या किसी एक जगह पे किसी इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो उससे ओवरऑल रेट फ्लक्चुएट नहीं होगा। अब मान लीजिए अगर कॉटन का रेट इंडिया में महंगा हो जाता है तो क्या लगता है आपको, क्लोथिंग के सारे ब्रांड महंगे हो जाएंगे? नहीं, जो बाहर बनाते हो तो उसी रेट पर बेचेंगे जिस पे बेच रहे थे। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि ट्रेड फ्लक्चुएशंस भी कम हो जाती है। अब यहाँ तक आप आए हैं तो इसका मतलब आप अपने अटेम्प्ट के लिए सीरियस हैं। और अगर आप कॉमर्स से अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो मैंने खुद 3-3 बार एग्ज़ाम निकाला है और मैं अभी गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहा हूँ। तो मैं ये जानता हूँ कि जो मैं मटीरियल आपको दे रहा हूँ ये बहुत हाई क्वालिटी मटीरियल है।
ऐसा आपको पेड बैचेस में भी नहीं मिलेगा। आप चाहे तो कंपेयर करके देख लीजिए, 2-4 जगह खर्च करके देख सकते हैं, लेकिन ऐसा ही मटेरियल मिलेगा। आपको क्या करना है बदले में, आपको केवल थोड़ा सा सीरियस होना, आपको थोड़ा सा सीरियस होना है अपने अटेम्प्ट को लेके। हवे में नहीं चलना है कि ये हमारा तो हो जाएगा। अभी देखिए हम बहुत कम वीडियोस डाल रहे बहुत टाइम पे, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, तो आप एक पहले मोमेंटम बिल्ड करिए, पढ़ने की आदत डालिए, जो चीज़ें पढ़ाई जाएँ उसको रीड करिए, बुक से पढ़िए। अब आप उस अपने जो ग्रेजुएशन की बुक्स है उसको यूज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों करके जाके पढ़िए, उस पर PYQ सॉल्व करिए, उस पर MCQ सॉल्व करिए। जब आप इतनी मेहनत करके आते हैं ना, तब आपके लिए ये यूज़फुल होता है। और ये जो चैनल है ये हम पूरी तरह से इनिशिएटिव फ्री चला रहे हैं और दिसंबर अटेम्प्ट के लिए चलाएंगे। आप बीच में किसी अटेम्प्ट के लिए यूज़ करना चाहें या भविष्य में किसी अटेम्प्ट के लिए यूज़ करते हैं तो आपकी इच्छा है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये मटेरियल क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस है, यूनिट 1 जो है ये क्या है, पूरा वैसा यूनिट है कि जो सेम रहने वाला है, आज के 10 साल बाद भी ये यही रहेगा। तो आप बेसिकली बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चैनल को लाइक करना और शेयर करना ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आपसे कोई फीस नहीं चार्ज करें तो आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप बदले में हमें कुछ पे बैक करें। और पढ़ने के लिए बहुत सीरियसली बस आपको यहीं मिलना है। आपको बेल आइकन दबा लीजिए, जब भी नई वीडियो आएगी आपको पता चलेगा। अभी हमने यूनिट 1 में इंटरनेशनल बिजनेस की बेसिक से आपको फाउंडेशन दी है, इसके बाद जो मोड्स ऑफ एंट्री है और बाकी टॉपिक्स है वो भी पढ़ेंगे। सब कुछ कंप्लीटली फ्री होने वाला है, केवल चाहिए तो आपका सपोर्ट, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।